आज अटल जी के जीवन से जुड़ी कुछ कही अनकही बातें जानने का मौका भी है और दस्तूर भी। अशोक टंडन जी की ये किताब अटल संस्मरण आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्या है? बच्चों की तरह का उनका स्वभाव, तो हंसे बहुत जोर से। अच्छा, ये डैमेज कंट्रोल क्या होता है, हमें भी सिखाओ जरा। ये किसी फिल्म आपने लिखा है, किसी फिल्म से उठकर वो बीच में चले गए थे बहुत दुखी होकर? हाँ। कोई ऐसी घटना हुई जब आप चौंक गए हो कि ये अटल जी कैसा डिसीजन ले रहे हैं? या सब लोग कहते हैं वाजपेयी ने अपने 6 महीने के प्राइम मिनिस्टर के लालच में जीता हुआ चुनाव हरवा दिया। क्या वाजपेयी जी को भी लगा ऐसा कभी कि इंडिया शाइनिंग जो कैंपेन था वो ही बैकफायर किया? उन्होंने लिखा था सीता फैक्टर, सोनिया इज द अल्टरनेटिव। आरिफ मोहम्मद खान सोनिया गांधी की चाय छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनको ये आइडिया था कि एनडीए हार रहा है, कैसे मायावती बदली। अटल जी का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता था? लाहौर बस यात्रा की, इतनी सब बात की कि भाई हम शांति चाहते हैं, पूरा इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, और उसके बाद करगिल हो जाता है। उस समय ये हुआ था कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर करना है तो बस चलाई जाए। तो अटल जी ने लॉग बुक में लिखा कि इंडिया रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। कितनी बड़ी बात है। देखिए, जनरल मुशर्रफ क्या प्लान कर रहे थे? संसद पर हमला, आपका IC-814 हाईजैक, करगिल। प्रमोद महाजन ने मना भी किया उनको। नेहरू जी का संस्मरण तो आज भी कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अटल जी ने उनकी इतनी तारीफ कैसे कर दी। सोनिया जी ने तूने फोन किया था संसद पर हमले के बाद? सुब्रमण्यम स्वामी, इनके साथ क्या समस्या रही है? अटल जी ने जेल में रहते हुए वो जो ग्रेट एस्केप हुआ था उस पर कविता लिखी सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में। सबसे बड़ा चैलेंज था ये कितना 23-24 पार्टियों की कोalition चलाना, इधर कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। अटल जी ने कभी भी किसी भी नए आइडिया का विरोध नहीं किया। बहुत बार एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया गया, खासकर 2002 के बाद, कि अटल जी मोदी जी से नाराज थे। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन करके बुलाया। नमस्कार, बातें अनकही में आज जो मेरे मेहमान हैं, उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काफ़ी लंबा वक्त बिताया है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। और सिर्फ लंबा वक्त नहीं बिताया, बहुत करीब रहकर बिताया है, क्योंकि वो उनके मीडिया प्रबंधक रहे। तो आज अटल जी के जीवन से जुड़ी कुछ कही अनकही बातें जानने का मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है। और हाल ही में अशोक टंडन जी की ये किताब अटल संस्मरण ये छपी है, जिसमें इन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव उनके साथ, जब ये उनके मीडिया प्रबंधक रहे उस दौर के संस्मरण इसमें शेयर किए हैं। लेकिन चूंकि बातें अनकही हैं, तो मैं चाहूँगी कि बहुत सारे संस्मरण जो इसमें नहीं हैं वो भी अशोक टंडन जी हमारे साथ आज साझा करें। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें अनकही में। नमस्कार। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपका उनके साथ बिताया हुआ जो वक्त था उसके बारे में, क्योंकि पहले आप जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब आप पत्रकार थे, फिर जब वो प्रधानमंत्री थे तो आप उनके मीडिया प्रबंधक थे, और उसके बाद जब वो सरकार से हट गए तब भी आप उनके साथ जुड़े रहे। थोड़ा अपनी लाइफ उनके साथ बताइए। कि जब मैं विद्यार्थी था स्कूल में, कॉलेज में, तो बाकी युवाओं की तरह मैं भी उनके भाषण सुनने के लिए जाया करते थे, कभी कभी बंक करके स्कूल और कॉलेज भी। अच्छा। तो वो जो एक यादगार रहती है किसी भी बड़े नेता के बारे में, और अटल जी की शख्सियत तो ऐसी थी, पूरा देश ही लगभग उनको बहुत प्यार करता था। अब ऐसे में जब पत्रकारिता में मैं आया तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी भी कवर करता रहा, बहुत साल तक करता रहा। तो अटल जी से संपर्क बना रहता था, लेकिन और नज़दीक संपर्क तब आया जब उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को जेनीवा में UN ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता बन के भेजा था, और उस समय वो विपक्ष के नेता थे। और ये शायद पहला वाकया था जब सरकार विपक्ष के नेता को भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता बनाकर जेनीवा भेजा था। और मैं उस समय लंदन में PTI का करस्पॉन्डेंट था। तो जितने दिन वो सेशन चला, लगभग 2-3 सप्ताह तक चला था, तो मैं वहीं रहा और उसको मैंने कवर किया था। और उस दौरान तो लगभग हम लोग हर रोज़ ही भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नाते मिलते थे। तो अटल जी से परिचय था, और अच्छा परिचय कह सकते हैं। तो इस तरह से फिर जब मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय में आना भी एक तरह से एक्सीडेंटल था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो पार्टी से भी जुड़ गया था। तो मैंने 1998 के चुनाव में जब मैं लंदन से वापस आया तो मैंने आडवाणी जी को कहा कि मैं भी आपके ये मीडिया का जो
कैंपेन की हाँ। टीम है, उससे जुड़ना चाहता हूँ। ठीक। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ इस बार बहुत पत्रकार लगे हुए हैं, उसमें हुँ, एक से एक धुरंधर, दीनानाथ मिश्रा, अरुण शौरी, आप देखिए। हुँ, तो मैंने वो उसमें साथ काम किया और अपना वापस पीटीआई में चला गया। मैं उस समय पीटीआई में डिप्लोमेटिक एडिटर था। तो एक दिन अडवाणी जी का फ़ोन आया कि हम सोच रहे हैं कि आपको नई सरकार में पीआईओ बना दिया जाए। पीआईओ यानी प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन इन्फो ऑफिसर, ऑफिसर। जो आजकल डीजीपीआई भी जिसको हुँ, कहते हुँ, हैं। हुँ, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दिमाग में ये इसलिए आया कि आपको पीटीआई से छुट्टी मिल जाएगी, अच्छा। तो आप छुट्टी लेकर हुँ, इस पद पर आइए। हुँ, तो आडवाणी जी की बात का मैं मना भी नहीं कर सकता था, तो हुँ, मैंने पीटीआई में एप्लीकेशन दे दी कि हुँ, मुझे इस तरह से ये पोस्ट ऑफर हुई है। हुँ, और मैंने फिर अपने छुट्टी के पत्र में 2-3 प्रेसिडेंट भी कोट किया कि पीटीआई से विल्फ्रेड लाजरस हुँ, इंदिरा गांधी के मीडिया एडवाइज़र बने थे, हुँ, हमारे केपी श्रीवास्तव जी थे, चंद्रशेखर के मीडिया एडवाइज़र बने थे, तो मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई। ठीक। लेकिन हुआ क्या कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में हाँ, जो एक एजेंडा था, जो एनडीए के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम रिटायरमेंट की एज को 58 से 60 कर देंगे। हुँ, हुँ, अब वो एजेंडा नंबर 1 हुआ और वो पास हो गया क्योंकि एनडीए का प्रॉमिस था। और उस चक्कर में जो जिनकी जगह मुझे जाना था, उनको 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई। हुँ, 58 पर वो रिटायर हो रहे तो थे। 2 साल और। और ये भी मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि अटल जी ने समझा कि ये एजेंडा आइटम अडवाणी जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को कहकर रखवाया होगा। हुँ, अडवाणी जी ने सोचा अटल जी अटल ने, जी ने, हाँ। लेकिन वो कैबिनेट सेक्रेटरी जो उस समय थे वो भी 58 पर रिटायर होने वाले थे। हुँ, उनको भी 2 साल एक्सटेंशन मिल गया। तो जिनकी जगह मुझे जाना था, जब उनको एक्सटेंशन मिल गया, तो फिर मैंने कहा मैं अपना वापस वापस जाता हूँ। चला, हाँ। तो अटल जी ने कहा नहीं, अब आप यहीं रहिए। मेरे यहाँ भी अभी कोई इस तरह से मीडिया का सहायक नहीं है। तो मैं फिर उसी तरह से वहाँ रह गया और पूरे 6 साल फिर उनके साथ मैंने अच्छा, आप काम अपने आप को मीडिया एडवाइज़र नहीं कहना चाहते उनका, हाँ? नहीं, क्योंकि मेरा डेज़िग्नेशन एडवाइज़र कभी बना नहीं। अच्छा। उसका कारण क्या था कि जब मुझे ये नियुक्ति की गई थी, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये पहली मई से या पहली जून से हुँ, ये पीआईओ बन के जाने वाले हैं। हुँ, तो जहाँ किसी को आपने भेजना होता है तो उसके बीच के टाइम में ओएसडी बना देते हैं। हुँ, हुँ, तो मुझे ओएसडी रखा गया, लेकिन अच्छा। उस समय जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने आईएनबी सेक्रेटरी से पूछा कि आपके यहाँ पीआईओ किस रैंक में होता है? हुँ, तो उन्होंने कहा एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में। तो मैं ओएसडी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में अच्छा, नियुक्त हुआ। हाँ। फिर बाद में मैं ओएसडी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में ही 6 साल चलता रहा। तो इसलिए मीडिया एडवाइज़र डेज़िग्नेशन कभी जुड़ा नहीं था। तो इसलिए मैं कभी मीडिया एडवाइज़र कहता नहीं हूँ अपने आप को। लेकिन 2004 से लेके 2018 जब अटल जी का निधन हुआ, तब तक भी आप जुड़े रहे, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोफ़ेशनली, लेकिन उसके बाद भी निजी तौर पर आपका जुड़ाव रहा बिल्कुल, उनसे? उसका कारण क्या है कि मैं एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटी था। हुँ, तो मैं कोई सरकारी नौकर नहीं था हुँ, और मैं इन्फॉर्मेशन सर्विस का भी नहीं था। तो 2004 में जब सरकार चली गई, तो मेरे पास ऑप्शन था अभी पीटीआई में जाने का। हुँ, लेकिन तो फिर ये हुआ, फिर यहाँ कौन रहेगा? अभी पूर्व प्रधानमंत्री को भी सब लोग तो छोड़ के नहीं जा सकते और कहीं न कहीं मीडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ कभी होता कोई रहता है। वक्तव्य देना है, हुँ, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं वहाँ लगातार हम लोग जाते थे, कृष्ण मेनन मार्ग पर बैठते थे। हुँ, तो 2009 तक तो ये पूरा चला, जब तक हुँ, अटल जी का स्वास्थ्य हुँ, हालाँकि ठीक नहीं रहता था, लेकिन इस तरह से जुड़ाव बना रहा। हुँ, और बाद में भी जब वो बिल्कुल अस्वस्थ अस्वस्थ हो हो गए, गए। तो हम लोगों के लिए एक तरह से वो बैठने का एक मक्का जैसा ही था, तो वहाँ बैठकर हम लोग गपशप करते थे। तो इस हुँ, तरह से लगातार संपर्क बना रहा। तब अगर आपसे पूछूँ, आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्या हैं? मतलब हम लोग सबके मन में उनकी एक छवि है। एवरीबॉडी लुक्स अप टू हिम इवन टुडे। आपके लिए अटल जी क्या रहे? देखिए, जैसे मैंने एक पहले कहा कि अपने विद्यार्थी काल से हाँ, जिस वो तो व्यक्ति ठीक की है। एक इतनी हाँ, बड़ी मूर्ति आपके सामने दिमाग में हो, उसके साथ काम करना पड़े, हुँ, हुँ, पहली बात तो सोचा ही नहीं था कभी हुँ, हुँ, इस प्रकार का मौका मिलेगा। अब जब मिल गया, तो हुँ, इतने बड़े व्यक्ति के साथ सहायक भी हों, हुँ, तो करेंगे कैसे? हुँ, हुँ, मेरा मीडिया का अनुभव था बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तरह का डर भी था हुँ, कि भई कैसे कैसे होगा ये? हुँ, और मैं सच बताऊँ, उन दिनों में खबरें भी छपती थी हुँ। कि ये जो आए हैं मीडिया सहायक, ये तो डर-डर के मीडिया से बात करते हैं। अच्छा, शुरू-शुरू हाँ, में। और पूछ कर बात करते हैं। ऐसे कई हाँ, जुमले छपते थे, हाँ, डायरी आइटम। लेकिन ये था कि मुझे यहाँ आकर गलती नहीं होनी चाहिए। हुँ, तो गलती और मीडिया के संबंध में गलती तो हो जाती है स्वाभाविक। हुँ, लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, तो ये देखा
कि जो जिनको हम बड़ा आदमी कहते हैं, बड़े लोग जिनको कहते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने साधारण होते हैं, कितने सरल होते हैं, ये हम रोज़ देखते थे। मतलब बच्चों की तरह का उनका स्वभाव और हम लोगों के साथ बर्ताव, और ऐसा कभी लगने ही नहीं दिया कि वो प्रधानमंत्री हैं और हम एक साधारण कर्मचारी कोई जैसे हैं। वक्तव्य, कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, इंसिडेंट में तो ये है कि उनको कोई भी सुझाव देने से पहले बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी हुँ, कि मैं एक अदना सा पत्रकार और प्रधानमंत्री को सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता था कि देना भी आवश्यक हो जाता है। हुँ, तो एक ऐसे कई प्रसंग उसमें आते हैं हुँ, कि जिसमें अटल जी को ये सुझाव देना था, लेकिन उनका एक बड़ा विचित्र रिएक्शन होता था। हुँ, जैसे कभी-कभी कोई ऐसी खबर छप गई जो हमको लगता था गलत छपी है हुँ, और उसका हमको करेक्शन देना है, तो हम लोग जब भी बैठते थे, तो एक बार इन्होंने कहा कि अटल जी इसका तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हँसे बहुत ज़ोर से, अच्छा ये डैमेज कंट्रोल क्या होता है? हमें भी सिखाओ ज़रा, हम भी कुछ डैमेज कंट्रोल करें। अरे भाई, पत्रकार लोग हैं, वो अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं वाह! और प्रामाणिकता से काम करें, ऐसे मीडिया को करना भी चाहिए। अगर कुछ गलत छपा है तो आप उसका एक वक्तव्य द्वारा जो है हुँ, उसका आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। हुँ, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल तो शब्द हमारी समझ में नहीं आता है। वाह! तो अब ये इस तरह के हम लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते थे। हुँ, तो और उनसे हम पूछ भी लेते थे, कई बार कई चीज़ें पूछ लेते थे। अब जैसे मैंने इस हुँ, पुस्तक में भी 1-2 ऐसे संस्मरण लिखे हैं, जो आज शायद बाद में आप उनके सवाल भी करें। लेकिन शायद इसी समय कहना अच्छा है हुँ, कि हुँ, हम लोगों को इतनी छूट देना, उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लेना। अब जैसे हम लोग उनके साथ बैठकर फ़िल्म देखते थे। एक हाँ, नहीं कई बार फ़िल्मों के देखते। शौकीन थे वो। फ़िल्मों के शौकीन थे और फिर हम हुँ, सारी टीम के साथ फ़िल्म हुँ, देखते, परिवार के साथ हम लोग जाते थे। हुँ, वो पॉपकॉर्न वग़ैरह खा रहे हैं, हुँ, फ़िल्म देख रहे हैं और खूब मस्ती भी होती थी। हुँ। तो कभी टेंशन वाला एटमॉस्फियर हमने पीएमओ में ये नहीं किसी देखा। फ़िल्म आपने लिखा है, किसी फ़िल्म से उठकर वो बीच में चले गए थे बहुत दुखी होकर? हाँ, वो क्या था कि वो जो एक फ़िल्म आई थी बॉम्बे, जिसमें हाँ। रॉयट्स थे हुँ, मुंबई में, हुँ, वो फ़िल्म हम देख रहे थे महादेव रोड ऑडिटोरियम में और चल रहा था और उसके बाद सबने इकट्ठे डिनर पे भी जाना था। हुँ, उस बीच में वो जो रॉयट्स के सीन देखे, तो हुँ, उससे बड़े विचलित हो गए थे और तुरंत बीच में से उठकर चले गए और बोले कोई अब डिनर वगैरह नहीं होगा। क्योंकि ओह! वो जो फ़िल्म उनको बहुत उस देखकर बहुत वो हुँ, हुँ, दुखी हुए थे। तो ऐसे बहुत संस्मरण हैं जिसमें हम लोग उनके साथ फिर धीरे-धीरे लगा सहजता हो गई है। अब हुँ, हमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है और फिर बातचीत भी करते थे और गपशप भी करते थे, हँसी-मज़ाक भी खूब होता था। लेकिन 6 साल का अनुभव ये था कि सचमुच में ऐसा एक जो अवसर मिला मिलने का, एक मैं कहूँ तो महापुरुष के साथ, वो मेरे ही जीवन का एक बहुत बड़ा ऐसा संस्मरण है कि जो इसको याद कभी भूल नहीं सकते और इसीलिए हम लोग अटल जी को हर साल याद करते हैं, आज भी याद कर रहे हैं और जी, पुस्तक के द्वारा भी, और इस समय तो पूरा देश उनको याद याद कर करता है। जैसे आपने भी कहा, उनका पूरा देश ही उनको सचमुच में बहुत प्यार करता था। कोई ऐसी घटना हुई जब आप चौंक गए हो कि ये अटल जी कैसा डिसीजन ले रहे हैं या ये क्या कह रहे हैं? ये तो दिस दिस इज़ वेरी अनलाइक हिम, ऐसा कोई घटना कभी? एक संस्मरण है, जब आपको ध्यान होगा 2003 दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव जीत गई थी हुँ, हुँ, असेंबली हुँ, का। हुँ, हुँ, तो उस समय पार्टी में एक यूफ़ोरिया था कि जल्दी चुनाव करवाए जाएँ। हुँ, तो मैंने पुस्तक में भी लिखा है, तो हैदराबाद में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई और उसमें ये निर्णय भी लिया गया, चुनाव जल्दी हुए, अक्टूबर की बजाय मई में हुए थे। हुँ, रास्ते में हवाई जहाज़ में जैसे मैंने कहा हम लोगों की हिम्मत हो जाती थी, तो पूछा अटल जी आप चुप क्यों रहे? हुँ, आपको मालूम है कि मई में बहुत गर्मी होती है हुँ, और चुनाव प्रचार बड़ा मुश्किल है और उस समय अटल जी भी 80 से थोड़े से महीने ही कम थे हुँ, और जैसा स्वास्थ्य भी उस तरह का रहता था, तो आप चुप क्यों रहे? हुँ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा था। हुँ, उन्होंने कहा देखो अगर मैं कहता हुँ, तो सब लोग मान जाते और चुनाव समय पर ही होते। लेकिन अगर हम समय पर चुनाव होते और हम हार जाते, तो सब लोग कहते वाजपेयी ने अपने 6 महीने के प्राइम मिनिस्टर के लालच में हार चुनाव जीता हरा हुआ दिया। चुनाव हरवा दिया। हुँ, अब एक बहुत साधारण सी बात है, हुँ, लेकिन
2004 का चुनाव जल्दी भी होता है और फिर भी एनडीए हार हारता है। जाती है। तो उस समय जो लगे आरोप कि ये इंडिया शाइनिंग की वजह से हारे, लेकिन वाजपेयी की प्रधानमंत्री के लालच वाली बात नहीं आई। तो हुँ, कितनी दूर की उनकी सोच थी, सोच थी, और वाह! वो फिर हम लोगों के साथ वो शेयर भी कर लेते थे। आपने देखिए मैं सोच रही थी पूछूँगी इंडिया शाइनिंग की जो आपने बात कही, जो इतना एक छवि बनाई जा रही थी हर कोई कहता है, पत्रकार ये कहते थे कि वही बैकफायर कर गई। क्या वाजपेयी जी को भी लगा ऐसा कभी कि इंडिया शाइनिंग जो कैंपेन था वो ही बैकफायर किया? नहीं, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा, हुँ, लेकिन मैं आपको एक संस्मरण बताता हूँ। हुँ, ये वो दौर था 2004 के चुनाव से पहले का, कि जब सभी मीडिया भी लिख रहा था हुँ, कि एनडीए वापस आ रहा है। हुँ, तो उसका एक संस्मरण मैंने इसमें लिखा है। शेखर गुप्ता बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हुँ, थे। उन्होंने फ्रंट पेज पर एडिटोरियल लिखा था, और उन्होंने इसमें लिखा था सीता फैक्टर। आमतौर हुँ, पर आप जानते हैं हम पत्रकारिता में टीना फैक्टर हुँ, कहते हैं, हुँ, देयर इज़ नो हुँ, अल्टरनेटिव। हुँ, हुँ, उन्होंने लिखा था सीता फैक्टर, सोनिया इज़ द अल्टरनेटिव। आप ओह! सोचिए, 2004 में शेखर गुप्ता जैसे हमारे मित्र हैं, अभी भी हुँ, 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 बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका भी आकलन था, क्योंकि विकल्प सोनिया है इसलिए एनडीए वापस आएगा, इसलिए उन्होंने हुँ, उसको सीता फैक्टर फैक्टर लिखा, कहा। बाई लाइन के एडिटोरियल में। और उस समय आरिफ वाक़ई सबको चौंका दिया था तब फैसले और ने। आरिफ मोहम्मद हुँ, खान सोनिया गांधी की चाय छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। हुँ, वीसी शुक्ला वेटरन कांग्रेस लीडर भाजपा में आ रहे थे। हुँ, तो माहौल ऐसा था, लेकिन उसी माहौल में हिंदू के जो एडिटर थे चीफ एन एन राम, राम, हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वाजपेयी जी से मिलना है। हुँ, तो वाजपेयी जी से मिले, तो उन्होंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर व्हाट इज़ योर असेसमेंट। हुँ, तो अटल जी ने कहा हम तो आपसे सुनना चाहते हैं, हुँ, आपका आंकलन क्या है। हुँ, तो एन राम ने कहा कि टू बी फ्रैंक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक एनडीए इज़ लूजिंग। हुँ, हुँ, इस पर अटल जी ने कोई कमेंट नहीं किया, चुप रहे, बोले नहीं। तो एन राम जैसे एक इतने वरिष्ठ पत्रकार का आकलन था कि एनडीए नहीं नहीं जीत रहा। जीतेगी। तो ये वो दौर था। तो ऐसे में बाद में क्या होता है, जब भी हार होती है तो गलतियां निकाली जाती हुँ, हैं। हुँ, हुँ, अगर जीत जाते तो वही नारा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी को वही सब अच्छा। क्रेडिट मिलता। लेकिन ये उस समय की परिस्थिति थी। बट आपको ऐसा लगता है कि वो जो उनकी चुप्पी थी, वो कहीं न कहीं अटल जी जानते थे कि ऐसा होने वाला है या उनके लिए भी सरप्राइज़ था? नहीं, चुप्पी तो उनकी इसलिए थी कि अगर पार्टी में एक मेजॉरिटी व्यू ये है, कंसेंसस ये है कि जल्दी चुनाव करवाए जाएँ, हुँ, तो मैं उसका विरोध क्यों करूँ? हुँ। नहीं, और वो एनराम की बात पे कि नहीं, हार रहे एनराम हैं। की बात पर वो चुप रहे, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है हुँ, कि उनको ये आइडिया था कि एनडीए हार रहा है, क्योंकि ऐसा ऐसा वहाँ एटमॉस्फेयर था नहीं, पूरे देश हुँ, में, जी, नहीं था। पार्टी में भी था। और दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष था कोई वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं था। हुँ, अब वो क्यों जीत गए वो अलग बात है, हुँ, लेकिन शेखर गुप्ता जैसे एडिटर का भी आंकलन गलत प्रूव हो गया और एन हुँ। राम का आंकलन ठीक हुआ। तो ये उस समय के दौर की बातें हैं। जी, तो जैसे मैं कुछ घटनाओं पर आपसे यही समझना चाह रही थी कि उस समय क्योंकि आप इतने करीब हर समय उनके आस-पास रहे, अटल जी का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता था? तो जैसे सबसे पहले फिर चूँकि इसका ज़िक्र हो गया है, तो 2004 की हार। मैं समझता हूँ हम लोग वहीं थे, चुनाव परिणाम आ रहे थे, बहुत सहजता से लिया था उन्होंने। ऐसा कोई एक तो देखिए वो इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि वो किसी भी परिस्थिति में बहुत विचलित नहीं होते थे, और ऐसा कोई ऑन द स्पॉट रिएक्शन भी नहीं देते थे। हुँ, और अटल जी बहुत कम शब्दों में बात करते थे। और पूरा 6 साल का जो हमने उनका देखा दौर, हमें तो कई बार उनकी बातें इशारों से समझनी पड़ती थी। और ओह! शक्ति सिन्हा ने तो अपनी किताब में लिखा है कि बड़ा मुश्किल होता था उनकी बात को समझकर, और वो क्या चाहते हैं वो इशारों से बताते थे। ओह मैंने माय गॉड! मैंने हुँ, एक इस पुस्तक में बड़ा कोई एनेक्डोट कोई हाँ, शेयर कीजिए ना? वो क्या हुआ, एक बार अटल जी ने कहा, "देवी जी से फ़ोन लगाओ।" मैंने पढ़ा, अच्छा हुआ। तो अब अटल जी महिलाओं को देवी जी कहकर संबोधित करते थे। अब वो पीएस की समझ में नहीं आ रहा था कि किस देवी जी को फ़ोन लगाया जाए। तो बाई चांस मैं वहाँ था तो मैं थोड़ा समझ गया। हुँ, तो मैंने कहा ये आरएसएस के जो मदन दास देवी हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, उनको फ़ोन लगाओ। तो इस तरह से वो उनकी बात समझना, और हुँ, इसलिए वो नाराज़ हैं तो चुप हो जाते हैं। डाँटना उनका था, चुप होना उनकी डाँट थी।
अगर ओह! किसी बात पर उनको नहीं अच्छी लगी हुँ। तो चुप हो जाते थे। तो वो एक उनका जो स्वभाव था उसको समझना बड़ा मुश्किल था और सारी टीम में इस बात में रहता था हुँ। कि भई क्या चाहते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। हुँ। स्पष्ट रूप से या ज़ोर से बोलकर या ऐसा कुछ कभी भी नहीं नहीं है। कहा। तो इशारों से उनका अब जैसे किसी बात पर मतलब कह दिया कि ये उनको पसंद नहीं है, ऐसे भी कई तो जैसे संस्मरण हैं। 4 का जब चुनाव परिणाम आए और पता चला हार गए तो शांत, एकदम चुप। हाँ, सहजता से उन्होंने लिया। मुझे याद है कि उसी दिन स्वाभाविक होता है हुँ, ना, हुँ। जब पार्टी हार जाती है तो बहुत लोग आकर मिलते हैं हुँ, हुँ। और फिर अपनी तो मुझे धर्मेंद्र मिलने आए। हुँ, धर्मेंद्र उस समय चुनाव जीत गए थे हुँ, हुँ। भाजपा से, आपको हुँ, हुँ, याद हुँ। होगा। और वो अपनी तरफ से ऐसे सीरियस बैठे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे? तो अटल जी ने मालूम क्या कहा? मैंने आपको देखा वहाँ चुनाव प्रचार में, आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे और मुझे लगा आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र का क्या बोले नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप देखिए कैसे उस पूरे सहज कर रहे हैं वातावरण को उसको। उन्होंने बदल क्या दिया। बात! वाह! तो इस तरह से ऐसा कुछ उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अ, जो ट्रस्ट वोट वाली हुँ। घटना हुई थी, वो कितना बड़ा एक झटका था और इमीडिएट रिएक्शन वापस आके आप लोगों देखिए, से बात करते आप हुए। 1999 नाइन की नाइन बात कर रहे हैं 99 जो हाँ, एक वोट से हारे थे, तो आखिर तक उम्मीद थी कि हम लोग जीत जीत जाएँगे। जाएँगे हम। और उसमें भी जो प्रकरण मैंने लिखा कैसे मायावती बदली, तो हुँ, मायावती ने तो हाउस में अनाउंस कर दिया आखिरी मोमेंट पर 5 सदस्य थे शायद उनके कि लाल बटन दबाइए मतलब हम और वो उन्होंने कहा कि हम एनडीए का साथ नहीं दे रहे। हुँ, फिर भी लगता था जीत जाएँगे। तो 2 ऐसे वोट पड़े, एक तो गिरधर गोमांग जो उड़ीसा के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन के चले मुख्यमंत्री। हुँ, गए थे, हुँ, लेकिन हुँ, लोकसभा के सदस्य थे। हुँ, और उन्होंने अभी त्यागपत्र नहीं नहीं दिया दिया था था। क्योंकि 6 महीने का हुँ, समय होता है। वो स्पेशली उनको बुलाया गया और एक वोट हुआ और एक सैफुद्दीन सोज़ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दिया। तो 2 वोट ये होने से तो एक तरह से अचानक तो हुआ था, इसमें दो राय नहीं है। तो कमरे में वापस आए हम लोग। हुँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनको एक्सप्रेशन उनके कोई नॉर्मल थे, देख दुःख तो होता ही है। हुँ, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई ऐसा कोई उनका एक्शन नहीं था जिससे लगे कि जैसे क्रेस्ट फॉलन जिसको कहते हैं हुँ, ना, हुँ, ऐसा हुँ, कुछ नहीं था। सहजता से लिया और जितनी भी चुनौतियाँ उस 6 साल में आई, वो बहुत सहजता से उन्होंने उनका मुकाबला किया, डट के किया और एक-एक करके उनमें से निकले भी, कारगिल भी जीते, सब कुछ। लेकिन कहीं न कहीं एक अ, व्यक्तित्व जो उनका था, उसमें कहीं से आसानी से हार नहीं माननी, जैसे उनकी कविता हार में है नहीं कि मानूँगा। हार नहीं मानूँगा। तो हार उन्होंने नहीं मानी। एक एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा है, पोखरान जब हुँ, हुआ, तो प्रधानमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, हुँ, तो अटल जी ने अनाउंसमेंट करनी थी, तो बहुत बड़ा जमावड़ा था मीडिया का। तो हम लोग पीछे पत्रकारों के साथ खड़े थे, तो बाद में अटल जी ने कहा कि मैं देख रहा था पीछे आप लोग बड़ी कानाफूसी कर रहे थे, तो क्या बात चल रही सब थी? तरफ नज़र रहती थी उन्हें। हाँ, अब सोचिए इतना बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है प्राइम मिनिस्टर का हाँ, और आकर अभी खड़े होने पर वो हमारी कानाफूसी। तो मैंने कहा अटल जी सच्ची बात बताएँ, पीछे ये बात चल रही थी कि आप शायद त्यागपत्र देने वाले हैं। तो बोले इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वालों में से हम नहीं हैं क्या बात है। और मैदान छोड़ा भी नहीं उन्होंने। हुँ, तो इस तरह से उनका जो स्वभाव था वो मैं एक बात लिखी भी है मैंने हुँ, पुस्तक में कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं हुँ, तो उससे पहले का जो उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन था उस दौरान भी वो देश में इतने लोकप्रिय नेता थे हुँ, और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेजेंड बन गए थे। हुँ, हुँ। तो वो एक महामनत्व से अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए वो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जी, जी। प्रधानमंत्री बनना अपने बड़ी बात है, हुँ, लेकिन उनके व्यक्तित्व का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को सहजता से लिया। हुँ। अब जैसे लाहौर बस यात्रा की, इतनी सब बात की कि भाई हम शांति चाहते हैं, पूरा इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देना और उसके बाद करगिल हो जाता है। तो हालाँकि उन पर तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत उँगलियाँ उठी हों, लेकिन उनके लिए पर्सनली कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था ये? नहीं देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो था, इसमें हुँ, दो राय नहीं है। हुँ, मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि जब हम मनाली जाते थे उनके साथ छुट्टियां मनाने, तो पहले ही बार जब सरकार बनी तो बातचीत हो रही थी भी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो हम सब ने पूछा आपकी क्या प्राथमिकता है। हुँ, तो वो 1977 में भी विदेश मंत्री के नाते पाकिस्तान गए थे। तो बोले मैं बन्नों तक गया था और मेरी बड़ी सब यादें हैं।
और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए और जम्मू कश्मीर का भी कोई एक स्थायी हल हमको निकालना चाहिए। अब ये प्राथमिकता उन्होंने बता दी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सार्क समिट हुई थी कोलंबो में जी, और वहाँ उनकी मुलाकात नवाज़ शरीफ से हुई हुई थी थी। और उनकी वन ऑन वन भी हुई। तो जैसा मैंने पुस्तक में भी लिखा है, तो हमारे सब उसके बारे में किसी को बताया नहीं। अधिकारियों ने पूछा, सब क्या बात हुई? तो बोले कई बातें बताने लायक नहीं होती, हर चीज़ हाँ, बताई नहीं जाती। मुझे लगता है ये लाहौर बस यात्रा का रास्ता वहीं से बीज निकला वहीं से शुरू। और उस समय ये हुआ था कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर करना है हुँ, तो बस चलाई जाए। हुँ, तो इन प्रिंसिपल पहले तय हुआ बस चलाई जाए। हुँ, फिर ये हुआ कि अगर बस जा रही है तो उसको उस एंड पर कौन रिसीव करेगा? तो हुँ, प्रधानमंत्री के नाते आप अगर रिसीव करें, हुँ, फिर उसी में से निकला फिर बस में बैठकर क्यों ना जाए? तो बस में हुँ, बैठकर गए। मैंने लिखा भी है कि ज्यों-ज्यों बस लाहौर की तरफ बढ़ रही थी, तो कई उसमें से छोटी-छोटी सड़कें और गलियाँ थी। लोग ऐसे छतों पर, खिड़कियों से इस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। तो लगता था कि लोग भी पाकिस्तान के जो हैं, हुँ, वो भी अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि अच्छा फिर जब गवर्नर हाउस में नवाज़ शरीफ ने एक मीटिंग रखी थी, वो लाइव टेलीकास्ट भी हो रही थी, तो वहाँ अटल जी ने एक बड़ी इमोशनल अपील की थी हुँ, कि हम पड़ोसी हैं, हाँ, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी पड़ोसी नहीं नहीं बदल बदल सकते, सकते। कब तक हम लड़ेंगे, हमको लड़ना है गरीबी हुँ, से। ये सब हुँ, इमोशनल एक तरह से हम अपील की थी और वो लाइव टेलीकास्ट भी। हुँ। तो नवाज़ शरीफ ने मज़ाक में कहा, अटल जी अब तो आप यहाँ से भी इलेक्शन वो जीत सकते इलेक्शन हो। जीत सकें। तो वो एक बड़ी अच्छी एक पहल हुई थी। हालाँकि जब अटल जी मीनारे पाकिस्तान पर गए हुँ, और वहाँ पर उन्होंने लिखा, क्योंकि अ, शुरू से ही 47 से पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा चलता था कि भारत ने तो कभी पाकिस्तान का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया है। हुँ। तो अटल जी ने लॉग बुक में लिखा कि इंडिया रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ कितनी पाकिस्तान। बड़ी बात है देखिए बहुत बड़ी लिखना बात। और एक प्रधानमंत्री के लिए। प्राइम मिनिस्टर आकर लॉग बुक में लिख रहा है मीनारे पाकिस्तान पर, तो इसका अर्थ ये है कि सचमुच में भारत जो है वो पाकिस्तान का अस्तित्व हुँ। स्वीकार करता है। लेकिन वहाँ के कुछ एलिमेंट ने अगले दिन उसको फिर आकर पानी से धोया मीनारे पाकिस्तान को। लेकिन जनरल मुशर्रफ क्या प्लान कर रहे थे वो कोई नहीं इसके, जानता था। वो कोई जानता नहीं था। हालांकि नवाज शरीफ ने कहा मुझे भी पता नहीं था, लेकिन वो एक अलग बट एक बात है। लेकिन पहल एक हुई। बात देखिए कि जितना शांति के लिए एक प्रधानमंत्री यहाँ से कोशिश कर रहा था, उसी के कार्यकाल के दौरान क्या-क्या नहीं हुआ। संसद पर हमला, बिल्कुल। आपका आईसी 814 हाईजैक, हाँ। करगिल, कारगिल। कितना एक जो कवि हृदय भी कितना व्यथित होता होगा, प्रधानमंत्री तो थे ही, राजनेता थे लेकिन लेकिन वो दृढ़ निश्चय वाले राजनेता भी थे, हुँ, इसलिए उनको मालूम था राजनीति में मैं जो प्रयास करूँगा हुँ, उसमें रुकावटें भी आएँगी। हुँ, और ऐसा मेरा आंकलन है, वो ये भी समझते थे कि अगर ये चुनौतियाँ मैं अगर इस प्रकार के रिस्क नहीं लूँगा, हुँ, तो किसी भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं है, हुँ, क्योंकि उनकी जो स्वीकार्यता थी, हुँ, इसीलिए वो लगातार प्रयास करते रहे। जम्मू हुँ, कश्मीर के बारे में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, हुँ, ये जब कश्मीरियत शब्द कहा उन्होंने श्रीनगर की रैली में, हुँ, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका क्या स्वागत हुआ था। हुँ, तो ये सब जो पहल उन्होंने की और अड़चनें भी आई। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में उनको भी मालूम था कि ये कभी सीधे होने वाले नहीं है, क्योंकि हुँ, वहाँ पर सेना जो है वो वो कंट्रोल फैसले लेती करती है कंट्रोल और कर वो हम देख रहे हैं। हुँ, लेकिन फिर भी प्रयास करना, हुँ, ये उनकी महानता थी। इसलिए अगर आप याद करो, हुँ, किसी विपक्षी दल ने या नेता ने उनकी इन सारी पहल को कभी भी उनकी कमज़ोरी नहीं कहा। नहीं कहा। हुँ, और ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको राजनीति में एक विफलता कहकर प्रधानमंत्री पर आप आरोप लगा सकते हैं, हुँ, उनकी इसको कमज़ोरी नहीं माना गया और उसमें से भी उनकी व्यक्तित्व में हुँ। निखार ही हुआ। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखिए कि ठीक है, अब जब जिस समय प्रधानमंत्री होते हैं उस समय कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, सब पार्टियों के नेता, लेकिन हर पार्टी के हर नेता से अपने संबंध, अपने निजी संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे। मैं एक आपका इंसिडेंट पढ़ रही थी शरद पवार की षष्ठी पूर्ति वाला, चाहूँगी वो ज़रूर बताएँ कि प्रमोद महाजन ने मना भी किया उनको। देखिए, शरद पवार वैसे भी उस समय भी और आज भी बहुत बड़े नेता हैं, हुँ, उनका अपना एक कद है। लेकिन वो अगर अपनी षष्ठी पूर्ति के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते हैं, हो सकता है उन्होंने औपचारिकता के नाते ही दिया होगा। हुँ, लेकिन लेकिन प्रमोद महाजन को जब पता चला तो उन्होंने कहा, अटल जी हम उनके साथ वहाँ पर महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, हुँ, आप जाएंगे तो इसका मैसेज गलत जाएगा, तो हुँ, आपको नहीं जाना चाहिए। हुँ, तो उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा।
लेकिन जिस दिन जाना था अचानक उन्होंने कहा कि हम मुंबई जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैसेज 6-7 बजे दिया गया, तैयारी करनी थी। 8 बजे के लगभग हम लोग शायद निकले और जब हम पहुँचे वहाँ 10 साढ़े 10 बजे महालक्ष्मी रेस कोर्स पर, तो बहुत बड़ा गेट टुगेदर था। तो ऐसा इलेक्ट्रीफाई हो गया एटमॉस्फेयर जैसे ये कार्यक्रम अटल जी का ही है। लेकिन शरद पवार भी बहुत खुश हुए। तो ये एक उन्होंने संदेश दिया कि भाई राजनीति अपनी जगह है, चाहे महाराष्ट्र में भी राजनीति अलग होगी, लेकिन व्यक्तिगत संबंध, क्योंकि शरद पवार एक कद्दावर नेता हैं और शरद पवार के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। अटल जी ने उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाया हुआ था, कैबिनेट रैंक दिया हुआ था और इस तरह के कई संस्मरण हैं। तो वो एक उनका अपना स्टाइल था काम करने का। और इसमें मैंने 1-2 और संस्मरण दिए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नहीं रहते हुए भी विपक्ष के नेताओं के साथ के संबंध। एक संस्मरण है, 25 दिसंबर को हम लोग सब अंदर थे तो पता चला आर वेंकटरमन जी आए हैं और आर वेंकटरमन जी 98 साल के थे और वो गाड़ी से उतरे 1-2 लोगों की सहायता से। तो सबने कहा कि वेंकटरमन जी आपने क्यों तकलीफ़ की, आप तो खुद अभी ठीक नहीं है। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में एक सेंटेंस कहा, आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम विशिंग हैप्पी बर्थडे टू माई डियर फ्रेंड वाजपेयी। वो भी पूर्व राष्ट्रपति, कांग्रेस के नेता, ये पूर्व प्रधानमंत्री, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, आए और जैसा कि हुआ, ये 25 दिसंबर की बात है और जनवरी आते आते ख़त्म होते होते उनका देहांत भी हो गया। क्या आज हम क्या बात थी, कुछ तो था ना दोनों में। करिश्मा, आज हम ऐसी राजनीति की उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो जो मैं देखा और सुना वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और संस्मरण में इसमें लिखा भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ चैटर्जी, वेटरन सीपीएम लीडर, ग्रेट पार्लियामेंटेरियन, वो यूपीए के समय उनको स्पीकर बनाया गया था। तो अटल जी से मिलने आए, अब अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो अटल जी ने उनको बधाई दी। तो सोमनाथ चैटर्जी ने कहा, अटल जी आई हैव बीन किक्ड अप बाय माय ओन पार्टी। आप सोचिए सोमनाथ चैटर्जी ये बात किसके साथ शेयर कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। आप ये सेंटेंस में बहुत मायने हैं और उस समय ये बातें आई भी थी कि सोमनाथ चैटर्जी वॉज ए रिलक्टेंट। तो मेरा ये कहना है कि क्या बात थी, हर व्यक्ति इतना उनके साथ सामने सहज होकर सब शेयर इतना कर देना कितनी बड़ी बात है। और एक क्या मतलब सीपीएम और काम बीजेपी। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जो उनके संबंध, सोनिया जी के बारे में भी मैंने मैं लिखा वही है। पूछना चाहती थी कि सबसे ज्यादा आप जिस परिवार या कहें राजनीति में जिसके विरोध में रहे, लेकिन नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी तक उनका अपना निजी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहां बहुत अच्छा रहा उनका रिश्ता। बहुत अच्छा रहा और नेहरू जी का संस्मरण तो आज भी कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अटल जी ने उनकी इतनी तारीफ कैसे कर दी। लेकिन ये सच्चाई है कि जब नेहरू सरकार ने शेख अब्दुल्ला को रिहा किया था तो उस समय अटल जी राज्यसभा में थे। तो जिन कड़ी शब्दों में उन्होंने उस नीति की, रिहाई की निंदा की थी, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और कुछ ही महीने बाद नेहरू जी का देहांत होता है, तो उसी राज्यसभा में नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो शब्दावली उन्होंने चुनी वो भी अनूठी है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा लेखक, पत्रकार और आजकल की समय में जिस तरह की एजेंसीज़ हैं, उनको अगर कहा जाए किसी नेता का दूसरे नेता के बारे में श्रद्धांजलि का एक मैसेज बनाओ, नहीं बना सकता जो उन्होंने एक्सटेम्पोर हाउस में बोला था और रामचंद्र गुहा ने उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की है। तो वही नेहरू हैं जिनके साथ उनके संबंध भी थे और फिर उनकी आलोचना भी करनी है तो फिर भी इतनी कड़े शब्दों में की क्योंकि वो उस नीति की आलोचना कर रहे थे, व्यक्ति की नहीं, हाँ। नीति की। तो ऐसे ही संबंध उनके इंदिरा जी के साथ भी थे, सोनिया जी के साथ भी अच्छे संबंध थे। तो उनका तो ये व्यक्तिगत तौर पर सदन के बाहर, राजनीति के बाहर संबंध अच्छे रखे सोनिया ही जी जाए। ने तूने फोन किया था संसद पर हाँ, हमले के बाद? बिल्कुल, वो भी मैंने लिखा है कि जिस दिन संसद पर हमला चल रहा था और हमारे सुरक्षाकर्मी सब लड़ रहे थे, तो हम लोग अटल जी के साथ घर पे बैठ के टीवी पे देख रहे थे, तो अचानक आया कि सोनिया जी बात करना चाहती हैं। तो सोनिया जी ने इंग्लिश में कहा कि अटल जी, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी, आई होप यू आर ऑल राइट।
तो अटल जी ने भी उसमें कहा कि सोनिया जी, मुझे आपकी चिंता हो रही है, कहीं आप संसद भवन में तो नहीं फंसी हुई, अपना ध्यान रखिए। तो ये जो जेस्चर है बहुत छोटा सा है, लेकिन नेशनल क्राइसिस के समय एक दूसरे के बारे में इस प्रकार का मैसेज करना, जी। ये अपने आप में ही एक संदेश है आज की हुँ। पीढ़ी के लिए। एक बात बताइए, मैंने सब नेताओं, तमाम नेताओं के साथ रिश्तों की आप इसमें पढ़ा है। अ, सुब्रमण्यम स्वामी, इनके साथ क्या समस्या रही हमेशा? क्योंकि इन्होंने बहुत पर्सनल अटैक्स किए, बिलो द बेल्ट जिसको हम कहते हैं, पार्टी में रहते हुए भी। तो क्या समस्या है उनकी, अगर आपका मैं एनालिसिस पूछूं सुब्रमण्यम नहीं, स्वामी मैंने के बारे इस में? पर पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा है। एक्चुअली क्या हुआ था, सुब्रमण्यम स्वामी बड़े यंग, डायनामिक और उस तरह के नेता थे, जनसंघ में थे हुँ, और सांसद भी थे जब हुँ, इमरजेंसी लगी। हुँ, तो इमरजेंसी के दौरान वो चकमा देकर सुरक्षा कर्मियों को संसद भवन से भाग गए थे हुँ, और फिर सीधा विदेश पहुंच गए थे इमरजेंसी के खिलाफ कैंपेन करने। तो उस समय उनका जो एक तरह से कंपैरिजन था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो एस्केप था, उससे। उसके मिलाया गया। हुँ, तो उनके मन में था कि अब वो बहुत बड़े एक तरह हुँ, से हुँ, हीरो हैं। अब जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है 1977 में, तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी मंत्रिमंडल में नहीं थे। तो वो मोरारजी देसाई को मिले और उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं हूँ इसमें? तो हुँ, उन्होंने कहा भी देखो, ये जनसंघ कोटा के जो मंत्री हैं वो तो आपके वाजपेयी ने मुझे लिस्ट दी है, हुँ, तो मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट वाइज कोटे से हुआ है। तो उन्होंने उनके दिमाग में ये भर दिया कि वाजपेयी ने तुमको वाजपेयी मिनिस्टर तुम्हारा नहीं बनने दुश्मन है। दिया। और हालांकि जनसंघ वालों ने वो उनको एक जो जनता युवा मोर्चा बना, हुँ, उसका उनको अध्यक्ष भी बनाया था हुँ, और बाद में भी वो रहे। हुँ। लेकिन मन में एक बैठ गई उनके बाद कि वाजपेयी ने मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, और वो एक खटास उनके मन में वो खटास लगातार। उनकी आज तक चल रही है, मोदी जी के खिलाफ तक चली वो जा रही देखो, है। इसमें मैं बाकी बात तो नहीं करूँगा, हुँ। लेकिन उन्होंने फिर ये सब लगातार करते रहे, लेकिन अटल जी ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। कभी अटल जी ने बात करने की कोशिश नहीं की, समझाने की कि भई मत करो ऐसा इसे? है, देखिए, अटल जी ने जेल में रहते हुए हुँ, वो जो ग्रेट एस्केप हुआ था, हुँ, उस पर कविता लिखी सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में, हुँ, उनकी बहुत तारीफ की हुँ, और मंच भी उनको देते रहे। लेकिन क्या है कि अब बात करने का लाभ तब होता है जब बात में कुछ आगे बढ़ने की बात हो। हुँ। अगर कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है तो उससे क्या बात करनी। तो अच्छा, अटल जी ने कभी पब्लिकली भी और कभी वैसे भी मतलब वो कंप्लीटली ऐसे इग्नोर नहीं किया। किया, तो वो फिर लगातार चलता रहा, चलता रहा। अब उनका एक स्टाइल है, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अटल जी और अडवाणी जी की जोड़ी, अब आप, हालाँकि आप हो सकता है कहें कि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। आज हम जैसे कहते हैं कि भई मोदी और शाह की जोड़ी, कितनी समानता दिखती है आपको इन जोड़ियों में? देखिए, कोई भी 2 कालखंड एक जैसे नहीं होते। हुँ। इसलिए मैं आज के कालखंड पर टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, अटल जी और नहीं, उनको आडवाणी जी मतलब अगर पर्सनल नहीं, केमिस्ट्री की बात करें? नहीं, क्या है ना, मैं जब अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी की बात कर रहा हूँ, हुँ, तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, और ये वो जोड़ी ऐसी नहीं है जो सरकार बनने पर बनी थी। हुँ, हुँ, शुरू से ही दोनों ने बहुत मेहनत करके, स्ट्रगल करके पार्टी को आगे बढ़ाया, पार्टी को खड़ा किया। और जब 2 एमपी रह गए थे, तो फ़िल्म देखने जाते हैं, फिर सुबह होगी। हाँ, तो वो जो एक रिश्ता बनता है, हुँ, वो आगे चलकर फिर सरकार आने पर भी वैसे ही रहा। तो किसी ने ये आपत्ति नहीं उठाई थी कि ये निर्णय दोनों ही क्यों लेते हैं। हुँ, दोनों का कद एक जैसा और एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री थे। हुँ, अटल जी ने हमेशा आडवाणी जी को पूरा सम्मान दिया और बहुत सारे निर्णय उन पे छोड़े, और आडवाणी जी तो हमेशा उनको अपना नेता मानते ही थे। हुँ, कैसे हो सकता है कि 2096 के चुनाव और 98 के चुनाव में आडवाणी जी यूनिलैटरल घोषणा करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अटल बिहारी वाजपेयी है। हुँ, तो ये जो उनकी दोनों की टीम थी, और वो टीम रही, सरकार में भी रही, हुँ, और इसलिए उनका कंपैरिजन किसी भी पार्टी के हुँ, किसी भी इस तरह की टीम के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बड़ी लंबी एक हिस्ट्री रही है। हुँ। प्रमोद महाजन की जहाँ एंट्री होती है, अब अटल जी एक पुरानी अपनी पूरी लेगेसी लेके आ रहे हैं पार्टी में। प्रमोद महाजन उस समय नई चीज़ें, नए आइडियाज़ लेके आ रहे थे। तो अटल जी एक नेता के तौर पर नए आइडियाज़ को लेकर कितने वेलकमिंग थे, या कहीं उनकी अपनी वो रहती थी कि नहीं? नहीं, अटल जी ने कभी भी किसी भी नए आइडिया का विरोध नहीं किया, बल्कि हुँ, मैं समझता हूँ विरोध का मतलब अपनी नई टीम को हुँ, छूट देगी। भाई, हुँ, आप ही लोग हैं, आप हुँ, आगे की पीढ़ी, तो आप लोग हुँ, करिए। तो हुँ, अटल ये प्रमोद महाजन के तो को अच्छा, उनका सबसे अच्छी
क्या थी खासियत प्रमोद की, उनके दोनों के साथ संबंध बड़े अच्छे थे और संघ के साथ भी बड़े अच्छे संबंध थे। तो हम देखते थे प्रमोद महाजन काफ़ी छूट लेकर भी कई चीज़ों में पहल कर जाते थे। और उसमें फिर अब इसमें बड़ा अच्छा संस्मरण है, जब 13 दिन की सरकार बनती है, तो 13 दिन की सरकार जैसे बनी, वो बड़ी मज़ेदार घटना है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उनको हाँ, मैं बुलाया। पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ, हाँ। अब स्वाभाविक है कि वो पूछेंगे कि आप क्या सरकार बना सकते हैं? तो अटल जी कहेंगे नहीं, हमारे पास तो संख्या बल नहीं है, और आ जाएंगे वापस। और वहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं, वो बंद लिफाफे में चिट्ठी देते हैं, यू आर हेयर बाई अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो अब अटल जी वो चिट्ठी लेकर वापस आते हैं अपनी पार्टी के लोगों में, सब नेता वहाँ बैठे हुए हैं, तो सब ने कहा इसमें क्या मतलब, सीधा सीधा मना कर देना चाहिए। प्रमोद महाजन डायनेमिक नेता थे, यंग थे बड़े, उन्होंने कहा नहीं, हम पर ठप्पा लग गया, हम तो विपक्ष की पार्टी हैं, कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते, तो इस बार हमको मौका मिला है तो हम ले लेना चाहिए। फिर क्या होगा, हम विश्वास मत हार जाएंगे, बदनामी होगी, मीडिया क्रिटिसाइज करेगा, होने दीजिए, लेकिन एक बार इस जिंक्स को हम तोड़ते हैं। अब ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, और लेकिन वो लगे हुए थे। अब उसमें मैंने ये भी लिखा है कि सुषमा जी और उनमें थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई कहा थोड़ी, भी हाँ। हुई कि भाई, क्योंकि सुषमा जी भी मानती थी कि भाई ये फैसला अभी नहीं लेना चाहिए। अच्छा नहीं लेना, अच्छा फैसला नहीं है। पर अल्टीमेटली प्रमोद महाजन ने सबको मनवाया कि नहीं, हम ये सरकार स्वीकार कर- बनाएंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। वही हुआ, सदन में विश्वास प्रस्ताव के समय जो कुछ भी हुआ। लेकिन मैंने ये बात इसलिए भी लिखी कि वहीं से ही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी, जो 13 दिन की सरकार के समय 96 में अछूत थी, कोई भी दल साथ में आने को तैयार नहीं था, 98 आते आते एनडीए बनता है, कई दल जुड़ते कितने हैं, दल जुड़ते हैं। और फिर वही वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मेरा ऐसा आंकलन रहा है कि प्रमोद महाजन ने जो ये जिंक्स को तोड़ा, आगे चलकर वहीं से 2 बार और प्रधानमंत्री बने। बाद में सब लोगों ने भी प्रमोद महाजन की तारीफ की। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि और बहुत बातें करनी है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति ने जो चिट्ठी दी थी, उसके पीछे की एक वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो अशोक जी ने किताब में लिखी है। मुझे लगता है आप किताब पढ़िए, खरीदिए, पढ़िए, तो और बहुत सारे इंटरेस्टिंग संस्मरण हैं। एक यहाँ पर मैं, आपने चूँकि कोalition की बात कर दी, जब हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं, कितना चैलेंजिंग टेन्योर रहा है वाजपेयी जी का, और उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज था ये कितना 23-24 पार्टियों की कोalition चलाना, इधर कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। उस समय आपने कई बार इन्हें परेशान होते देखा, जब अपने अकेले में बैठे हैं। मैं ज़्यादातर आपसे कोशिश कर रही हूँ वो जानने की, जब मंच नहीं है, जब कैमरे नहीं है, जब पार्टी के लोग नहीं हैं, तो अकेले जो अटल बिहारी वाजपेयी जब बैठते थे। अटल जी एक तरह से अगर कहें तो अकेले में रहकर ही मंथन मंथन करते थे। खुलकर ऐसे नहीं हुआ कि कोई बहस हो रही है, डिबेट हो रही है और वो सुन रहे हैं। वो हर परिस्थिति को एक तरह से समझते थे, और उसके अनुसार नपे तुले अंदाज में ही वो उस पर एक्शन की बात करते थे, किसको क्या कहना है। अब ये जो गठबंधन की सरकार बनी है, पार्टियां जुड़ी, ये कोई आसान काम नहीं था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 98 के रिजल्ट आ गए थे, और ये नहीं समझ आ रहा था कौन सा दल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। और इस तरह से अटल जी और अडवाणी जी बैठकर सोचते रहते थे, आंकलन करते थे, और वो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे। लेकिन जब जुड़ भी गए, एनडीए बन गया, सरकार भी बन गई, तो भी इन सबको इकट्ठे रखना बड़ा मुश्किल था। उसमें चुनौतियां भी आती थी, कभी किसी की कोई मांग है, कभी किसी का कुछ है, कभी कोई धमकी दे रहा है, कभी कोई धमकी दे रहा है। लेकिन उस चुनौती को उनके व्यक्तित्व के आधार पर ही मैं कहूँगा, क्योंकि सब लोग उनका सम्मान भी करते थे। अब आप सोचिए, मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हाँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते लेकिन हैं, आप लेकिन पर्सनल सोचिए नहीं। उस कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस जैसा नेता, शरद यादव जैसा नेता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, वाइको, कभी डीएमके, कभी एडीएमके, ये सब लोग थे। और हम देखते थे कि ये कैबिनेट मीटिंग में हो, मतलब अटल जी के आगे कोई बोलता नहीं था, और अगर किसी ने अपनी बात कहनी है तो अलग से व्यक्तिगत तौर पर बात करते। और ये सब अपने अपने वाह, कितने बड़े कद के नेता दिग्गज थे, और थे आज वो। भी हैं, लेकिन सम्मान करते थे। उनको ये लगता था कि हमारा नेता ठीक है, ये गलत फैसले नहीं करेगा, इसलिए कोई गलत फैसला हुआ भी नहीं। अब कई चुनौतियां थी, जैसे आपने कहा,
अब सबसे बड़ी चुनौती हुई आतंकवादियों को छोड़ना है। अब सवाल ये था कि अपने जो हमारे हॉस्टेज बने हुए यात्री हैं, उनकी जान को बचाना प्राथमिकता है या आतंकवादियों वाला। कितना बड़ा फैसला था, कितना मुश्किल फैसला था, लेकिन ये फैसला सब तरफ से दबाव आ रहे थे, बहुत धरना प्रदर्शन हो रहे थे यात्रियों के परिवार वालों के, लेकिन इस पर कोई उन्होंने खुली चर्चा नहीं की। अच्छा। वो सोचते रहे कि भला किस में है। अंत में उन्होंने एक ही बार में कहा कि हमें यात्रियों को बचाना है। बाकी चीज़ों का फैसला फिर बाकी सिस्टम ने लिया। तो चुनौती अब वो बड़ा एक तरह से देखा जाए तो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, आपने आतंकवादी छोड़ दिए। लेकिन अब वो यहाँ कवि हृदय, उनको लगा लोगों की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हर चुनौती में उन्होंने सहजता से काम लिया और फिर उसमें से जो भी ठीक रास्ता उनको लगा। मुझे लगता है उस समय एनडीए के अंदर भी किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई कि आपने टेररिस्ट क्यों छोड़े, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो विपक्ष में भी किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया था। चलिए आखिर में मेरे 2-3 सवाल बस मोदी जी पर आते हैं। बहुत बार एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया गया, खासकर 2002 के बाद, कि अटल जी मोदी जी से नाराज़ थे। लेकिन आपने जो ज़िक्र किया इसमें, वो इस तरह का है कि मोदी जी को बहुत पसंद करते थे अटल जी, और खासकर जब उनकी अंतिम यात्रा में जिस तरह से मोदी जी पैदल चल कर गए हैं, सुरक्षा सब कुछ ताक पर रखकर, आपका अपना एक्सपीरियंस अटल जी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर आपका क्या रहा? देखिए, जब तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब वो संगठन मंत्री थे, दिल्ली में रहते थे और उनका अटल जी से संपर्क रहता ही था, स्वाभाविक था। पार्टी भी पावर में नहीं थी, और जब पार्टी पावर में आ भी गई थी तब भी वो संगठन मंत्री थे। तो मैंने इसमें ये भी संस्मरण लिखा है कि जब गुजरात में भूकंप आया था तो 26 जनवरी के परेड चल रही थी, हम लोग जब ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले तो जो केशुभाई पटेल को फ़ोन करके पूरी केंद्र की सहायता, और तुरंत उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बुलाया और कहा कि नरेंद्र भाई आप तुरंत निकलिए और गुजरात जाइए, जो भी वहाँ राहत का और रिहेबिलिटेशन का जो भी काम हो रहा है और सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में, आप उसको जाकर उसमें समन्वय का काम करिए, उसको कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि इसका मतलब उनका उस नौजवान संगठन मंत्री पर विश्वास था। और उन्होंने गए भी और जाकर वो सब कुछ किया भी, और बड़ी अच्छी तरह से भी किया। और शायद इसी वजह से आडवाणी जी और अटल जी ने सोचा कि अब एक तरह से नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है और उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। अब मुख्यमंत्री जब उनको बनाया था तो उसके बाद उन्होंने अपना काम वहाँ किया, लेकिन बाद में जब अटल जी बीमार हुए और प्रधानमंत्री नहीं थे, और क्योंकि मैं उसका साक्षी भी हूँ कि नरेंद्र मोदी जब जब दिल्ली आते थे तो वो सबसे पहले अटल जी के यहाँ जाते थे, फिर आडवाणी जी के यहाँ जाते थे। कोई ज़रूरत नहीं थी, सारे मुख्यमंत्री भाजपा के नहीं जाते थे। और फिर जब वो वेंटिलेटर पर थे उस समय एक बार तो आए और 3-3 घंटे बैठे रहे, कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर अब जब वो सरकार बनाते हैं नरेंद्र मोदी, भारत रत्न देते हैं अटल जी को, उनके नाम पर योजनाएं चलाते हैं और उनके जो कार्यकाल को सुशासन दिवस का नाम देते हैं, और आज भी हम देखते हैं सुशासन दिवस मनाया जाता है। नहीं भी करते तो क्या होता, अगर उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो उनको रोल मॉडल मानकर चलते थे। उनको लगता था कि जो चीज़ अटल जी ने की मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। तो ये एक संबंध है, इसमें कोशिश होती है, जैसे आपने जो जिक्र किया वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब अटल जी का देहांत होता है तो एक सेक्शन ऑफ द मीडिया में पूरी कोशिश की गई थी, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी, कि हम अटल जी की विरासत को छीन लें इनसे, क्योंकि अटल जी के बारे में जो चलता था, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, और उनका जो लिबरल स्वभाव था, तो ना तो ये संघ में सहज हैं, ना भाजपा में भी नहीं हैं, तो विरासत को छीनने की कोशिश हुई थी। और मैं ये भी पुस्तक में लिखा है कि मैं कई चैनल पर उस समय गया था, मुझसे भी ये कहलवाने की कोशिश हुई कि नहीं वो तो बड़े अनकम्फर्टेबल थे। तो अब इसका जवाब देना कि ये विरासत किसकी है, नरेंद्र मोदी ने 12 किलोमीटर पैदल चल के दिया, जिसका जिक्र आपने किया। मैं समझता हूँ कि ये ना भी करते, गन कैरेज पे भी बैठकर चले जा सकते, तो भी ये मैसेज जाता। सही बात है। पैदल चलना, सिक्योरिटी का ध्यान ना रखते हुए दरियागंज जैसे एरिया से
आप पैदल चल के जा रहे हैं। बहुत लोगों को उस वक्त कंसर्न हुआ था कि कैसे बहुत जा रहे हैं मैं मोदी तो जी। समझता हूँ आम आम नागरिक भी चिंतित था कि हम्म, प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। हम्म, सुरत और दरियागंज में जो वर्ल्ड सिटी में से आप जा रहे हैं पैदल, हम्म। तो ये उनका एक तरीके का संदेश था उन लोगों को जो विरासत छीनना चाहते थे। सही बात तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। है। आज के युवाओं को, और अगर हम कहें आज के युवा पॉलिटिशियंस को, आने वाली पीढ़ियों को अटल बिहारी वाजपेयी से क्या सबसे बड़ी चीज सीखनी चाहिए जो आप अपने निजी अनुभव से कहना चाहें? देखिए, पुस्तक में जो सबसे बड़ा इस बारे में संस्मरण का चैप्टर है, वो तो एक तो ये है कि भई आप राजनीति में विपक्षी जो आपके हैं, चाहे आप सत्ता में हो या कोई भी सत्ता में हो, क्योंकि लोग ये जो संसदीय लोकतंत्र होता है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों के बिना 2 पहिए हैं। तो अगर आपको संसदीय लोकतंत्र मजबूत करना है, तो ये संबंध आपको बनाने चाहिए और इसी में से ये एक में दूसरा ये है कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर आपको अपने हित भी साइड में छोड़ने पड़ते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, तो ये एक मैं समझ इसीलिए ये जो पर्टिकुलर उनका भाषण है आज भी युवा लोग यूट्यूब पर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि देश उनको देश याद करता है हर साल, तो ये संदेश देने का ही एक तरीका है कि वो गुड गवर्नेंस डे मनाओ, उनके जन्मदिन को मनाओ और अब तो पूरा साल उनकी जन्म शताब्दी है। तो यही एक संदेश होता है, क्यों हम उनको याद करते हैं और हर बार और सब लोग वो जो याद करते हैं तो दिल से याद करते हैं, पूरा देश आज भी याद करता है। तो यही एक संदेश होता है, यही महान लोग बड़े लोग अपने पीछे संदेश छोड़कर जाते हैं। अटल जी होते तो आर्टिकल 370 और राम मंदिर, इन दो बड़े फैसलों पर बहुत खुश होते हैं। देखिए, अटल जी ये फैसले देखते अपने जीवन में तो स्वाभाविक है खुश भी होते, लेकिन उस समय वो नहीं कर पाए क्योंकि उनका कहना था कि ये गठबंधन की सरकार चलानी है, तो गठबंधन धर्म का पालन करना है और इसलिए भाजपा ने ये मुद्दे बाहर रखे थे और उसके कारण उनका एक तरह से क्रिटिसिज्म भी होता था कि आरएसएस के साथ भी उनको बहुत बैलेंस, एक तरफ कोalition वाला है, एक तरफ इधर हाँ, आरएसएस। होता ही था। सुदर्शन जी चाहते थे कि क्यों नहीं एजेंडा लगाते आप। हम्म, हम्म, तो ये भी एक संदेश है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको अगर कोalition है तो कोaliशन धर्म का पालन करना है और इसीलिए जब ये हुए, नरेंद्र मोदी ने ये सब करके दिखाया, तो आपको ध्यान होगा जब पहली बार नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में आए थे और पहले भाषण में उन्होंने कहा था काश आज अटल जी अटल जी होते होते। तो सोने पे सुहागा होता। जी। तो अब उनके छोड़े हुए काम को आगे बढ़ाया और अब वो सब चीज़ें हो भी गई, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी पूरा हो गया। तो उस समय नहीं हो पाया, उसके जो कारण थे उस समय लोगों की समझ में आते थे पर पार्टी के अंदर कुछ लोगों को समझ में नहीं आते थे। नहीं आता। चलिए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, ऐसा लग रहा है और करती रहूं, लेकिन समय काफ़ी हो गया है। और मैं अपने व्यूअर्स से एक बार फिर से कहूँगी कि कुछ संस्मरण तो आज अशोक जी ने हमारे सामने यहाँ बता दिए हैं, लेकिन और बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण हैं और सिर्फ एक पॉलिटिशियन के लिए नहीं, मुझे लगता है हर इंसान के लिए अटल जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग अपना अपना एक अगर लेसन भी ले लें जैसा उन्होंने अपना जीवन जिया, तो बहुत कुछ हमारे लिए सीखने को है। हम अपना सिर्फ जीवन ही नहीं, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक टंडन जी, धन्यवाद। बातें अनकही में आने के लिए। धन्यवाद।